अब ये कहता है दैट वी शुडंट फोकस ऑन द डिमांड ओनली, वी शुडंट फोकस ऑन द लेबर यूनियन ओनली। डिमांड और सप्लाई हो सकता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो कंट्री में, हो सकता है ना, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर, एंड वट एवर लेबर यूनियन इज चार्जिंग, इज इट अ राइट प्राइस और नॉट, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, है ना। हो सकता है लेबर यूनियन बहुत ही हाई डिमांड कर रही हो सकता है ना, और जनरली होता भी है, जो लेबर यूनियन डिमांड करती है वेजेस दैट इज जनरली हाई। तो थर्ड कहती है दैट द बेसिक नीड ऑफ द वेजेस, द बेसिक नीड ऑफ द लेबर, ठीक है, तो ग्रोथ, एवरीथिंग, वेजेस, बेसिक नीड्स और ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को हमें कंसिडर करना है जब भी हम वेज डिसाइड करें, ठीक है। हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि व्हाट आर द ग्रोथ ऑफ दैट सेक्टर, ठीक है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, वो इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एक एम्प्लॉय को, क्या वो वर्कर या लेबर इस वेज से, बेसिक वेज से, क्या वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ द थर्ड थ्योरी। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इट सजेस्ट दैट वर्कर्स आर पेड वेजेस टू सस्टेन देयर बेसिक नीड्स and maintain the population without significant growth or decline. अब the second point is the population. अब इंडिया में problem is that why the unemployment rate is so high because of the population. I have discussed in the last class also that the problem is कि मैं इतना ज़्यादा सप्लाई है लेबर का कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता हाई प्राइस, मैं हाई वेज रेट डिसाइड ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लेबर का डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड तो वो फुलफिल कर ही रहा है, ठीक है। अब लोअर क्लास में आप जाओ, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है, इन सब की बात करें जो जनरली आपके हाउस में आते हैं, तो इन सब में क्या है, इन सब में प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को एक सेटिस्फाई नहीं लगा वेज प्राइस के अकॉर्डिंग, मैं दूसरा बुला लूँगी, दूसरा नहीं लगा मैं तीसरा बुला लूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं आ रही है कि बेसिक नीड्स क्या हैं, ये भी देखना पड़ रहा है कि क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वो वेज रेट्स हैं कि नहीं हैं। अगर वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पे करती जा रही हूँ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कम पे कर रही हूँ तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो वी नीड टू बैलेंस बिटवीन द वेज रेट एंड द पॉपुलेशन। क्लियर? दैट इज़ योर थर्ड थ्योरी। उसके आगे है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ वेजेस एक्सीड्स the substance level, the population would accelerate, leading to lower wage rate, declining, resulting in higher wage range. वही मैंने बताया कि वही सेम सिस्टम रहेगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा तो डिफरेंट है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं चलेगा तो भी डिफरेंट वेजेस है। दैट्स योर थर्ड थ्योरी। फोर्थ थ्योरी कहती है वेज रिफंड थ्योरी। आर यू राइटिंग? लिखना है लिख लो, बस पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि इतना तो वेजेस फंड थ्योरी। अब वो कहता है दैट जो भी हायर क्लास के लोग हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास बहुत अच्छी, जो रिच क्लास से बेसिकली परफॉर्म करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक फंड बना देना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो एक तरीके से अपनी सेविंग्स डालें। दोनों कर सकते हैं, लेबर भी कर सकते हैं, बट लेबर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेविंग्स करे, बट आप एज एन, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप बड़े बड़े फर्म से रिलेटेड हो, तो एक जैसे होता है ना नॉर्मली जैसे रिलीफ फंड्स बन जाते हैं, देखा है, जब भी कहीं भी कोई नेचुरल कलामिटी आती है तो वो फंड बन जाता है। जैसे कोरोना के टाइम में तुम्हें पता होगा, दैट वाज वेरी फेमस, प्रधानमंत्री फंड, ठीक है, तो हेल्प द पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसा ही एक फंड बना दो। एडम स्मिथ ने थ्योरी सजेस्ट की थी, उन्होंने कहा एक फंड क्रिएट कर दो, उस फंड में पूल करो मनी, और जितनी मनी पूल हो रही है, जितना पैसा आप उस फंड में डाल पा रहे हो, ठीक है, उतना पैसा आप एज अ वेज रेट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर जैसे 10-20 लाख 30 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गया है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करो दैट शुड बी द वेजेस फॉर द एम्प्लॉयज या लेबरर्स। क्लियर? सिंपल थ्योरी है वेज फंड थ्योरी, ये है सर, ठीक है। तो
एक ही क्लास 2 घंटे की है ना? ठीक है, कुछ पूछना है? यू वांट पीपीटी फॉर दिस? Okay, I was not aware that we have the offline class, so you want PPTs. From the next class, you will get the PPTs. Okay, no problem with that. The surplus value theory of wages. लिख रहे हो? द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस. वो कहता है दैट अब ये पता है तुम्हें कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ओवर टाइम, है ना? तो सरप्लस वैल्यू व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट वट एवर सरप्लस वी आर गेटिंग, तो उस पर मतलब बेसिकली जो भी सरप्लस आपको एज अ प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर आपका एम्प्लॉय या लेबर कुछ आपकी बेसिक से ज़्यादा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो वी शुड गिव देम एज अ सरप्लस टू. दैट इज द ओवर टाइम जो जनरली हम लेबर्स को देते हैं. तो दैट इज द थ्योरी. वो कहता है सरप्लस फंड थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी, दैट वी शुड वैल्यू द वर्क ऑफ द लेबर. हमें वर्कर के वर्क को वैल्यू देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम उसको सिर्फ उसकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कुछ पे करें. हमें कुछ एडिशनली उसको पे करना चाहिए ताकि वो जो है अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर पाए, सेटिस्फाई भी रहे और मोटिवेटेड भी रहे और काम करे. ओवर टाइम जो कंसेप्ट है वो इसी थ्योरी से आया है. जो हम वर्कर्स को ओवर टाइम पे करते हैं ना, ठीक है, या बोनसेस पे करते हैं. बोनसेस तो अलग कंसेप्ट है, बट जनरली जो ओवर टाइम वी पे टू द लेबर्स दैट कम्स फ्रॉम दिस थ्योरी. ठीक है, रीड कर दूँ. कहता है हाँ, लाइक आफ्टर वर्किंग आवर्स इफ दे आर वर्किंग, और इफ दे आर वर्किंग एफिशिएंटली ऑल्सो, कि भाई 4 घंटे 9 घंटे काम कर रही है बट वही काम वो 4 घंटे या 5 घंटे में कंप्लीट करके दे रही है. ठीक है, तो आपने हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड? अच्छा, तो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है? यू आर अवेयर? सो दिस पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है. ठीक है, तो ये उसी का ही पार्ट है, एक तरीके से उसी में ही सेम चीज़ है, बट थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक पार्ट अलग कर दिया. ठीक है, तो उसमें भी डिस्कस दिस, वी विल डिस्कस इन दिस ऑल्सो. देर आर सम प्लान्स बेस्ड ऑन द ओवर टाइम. ठीक है, देर आर सम थ्योरी, सुना हो शायद रॉबिन्स थ्योरी, रॉबिन्स प्लान, हार्सले प्लान, नहीं? ओके, विल डिस्कस दैट. तो उसमें यही होता है बेसिकली कि जितना भी आप काम कर रहे हो हम उसकी वैल्यू भी लगाते हैं, प्लस डिफरेंट टाइप्स, जैसे हाफ ऑफ द 50% मोर ऑफ योर वेजेस. yes, you can. There is a concept, but not the, actually वहाँ पर नेम मेंशन नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट हाँ, राइट. बट ये प्रॉपर HR में जो है एज अ प्रैक्टिकल भी आता है. अगर आपके पास MBA में HR एज अ सब्जेक्ट हो तो उसमें प्रैक्टिकल भी है इसका, हाउ टू कैलकुलेट इट. ठीक है, तो दैट इज द सेम कंसेप्ट हियर. ठीक, क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो द नेक्स्ट इज रेजिडुअल थ्योरी. वो कहता है दैट आफ्टर excluding the payments to factors of production. Factors of production includes how many things? 4. What are the 4 things in factors of production? Land, labor, entrepreneurship और organization. ठीक है, so we will exclude the other 3. उन तीनों को पेमेंट करने के बाद, उन सबके खर्चे निकालने के बाद, whatever left should be for the labor. तो वो रेजिड्यूअल थ्योरी से, रेजिड्यूअल का मतलब क्या होता है? रेजिड्यूअल इज द लास्ट थिंग, जो बचता है दैट इज रेजिड्यूअल. ठीक है, तो आप क्या करो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले सब चीज़ें दे दो, देन व्हाट वी कैन डू इज देन वी कैन गिव अदर, बट दैट इज लेफ्ट फॉर द. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम है या दिस थ्योरी इज गुड?
द प्रॉब्लम इज इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट अगर हमें बियर करनी पड़ गई, सो द लेबर कॉस्ट विल बी लो, लेबर वेजेस विल बी, अगर वहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल में अगर कम चीज़ें फोकस करी, देन योर लेबर विल बी हाई, लेबर वेजेस विल बी हाई. They are interconnected ना, land, labor, capital and entrepreneur. How they are interconnected? Anyone? Labor would be working on the capital which would be employed on the land, and if the person is not there, entrepreneur is not there, it will be Right. That is the actual factors of production. They are interrelated. How? That the labor is working on the land and both will have, that land have the capital and three things are managed by that entrepreneur or that organization. ठीक है, तो इसीलिए आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर मैं तीनों का पेमेंट आपस में देख लूँगी, उसके बाद जो बचेगा दैट रेजिडुअल इज योर लेबर्स वेजेस और लेबर्स इनकम. क्लियर? दैट इज द थ्योरी. Next is this is the theory suggested by some authors. तो what happened is this theory, why they are saying is कि अगर मैं land, जैसे land is long term, ठीक है, तो in long term we don't have to you know हमें लेबर की तरह उसे मंथली नहीं देना है या रेगुलर बेसिस पे नहीं देना है. अगर आपने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया तो दैट विल बी द कैपिटल दैट वाज इन्वेस्टेड इन द लैंड. तो कैपिटल और लैंड जो है लॉन्ग टर्म है, तो उनका इफेक्ट इतना नहीं आएगा. बच्चा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पर्सन है जिसको मैनेज करना है डेली बेसिस पे, क्योंकि उसको डेली बेसिस पे अपने लेबर को देना है. तो वो क्या करेगा, सब कॉस्ट को डिवाइड कर देगा. जैसे मेरा लैंड अगर 5 ईयर्स के यूज़ के लिए है तो मैं उसका मे बी पर मंथ या पर डे कॉस्ट निकाल लूँगी कि भाई पर डे मेरे को इसको 50 रुपीज़ ही लैंड जो है प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो 50 रुपीज़ फॉर दैट. कैपिटल का भी मैं ऐसे, कैपिटल तो देखो ऐसा है कि कैपिटल से ही सब कुछ पेमेंट्स हो रही है. वी आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स हेयर, वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रॉफिट्स हेयर. तो कैपिटल को हम ऐसे कैसे रखते हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं. बट अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं जो मैं कैपिटल के साथ ऐड कर सकती हूँ, दैट विल बी द मनी फॉर मी, तो उसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड कर दूंगी कि मेरे को आज इतना खर्च करना है, आज इतना खर्च करना है, आज इतना खर्च करना है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं तीनों की कॉस्ट निकाल दूंगी पर डे या पर मंथ के हिसाब से. ठीक है, उसके बाद मैं उनको ऐड कर लूँगी. अब उसके बाद क्या देखूँगी कि दीज आर, देखो कैपिटल इज़ नॉट माई कॉस्ट बट लैंड पे खर्चा होगा, लेबर इज़ माई कॉस्ट. ठीक है, सेम अगर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, दैट विल बी नॉट माई कॉस्ट. तो बेसिकली जो कंपैरिजन है वो लैंड और लेबर के बीच में ही रह गया है. तो जितना लैंड प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है, जितना लैंड प्रोडक्टिविटी देगा और उसकी कॉस्ट माइनस करके जो बचेगा वो लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर ले गया अपना प्रॉफिट, जब बाकी बचा कुचा जो है वो लेबर के पास चला जाएगा. ऐसे थ्योरी है. ठीक है, practically it's not possible to do that, but still they are giving that theory, so we are just understanding that how it works. Clear? Next लिखो marginal productivity theory. What is marginal productivity? Have you heard this concept? क्या होता है? मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल? एडिशनल. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशनल प्रोडक्टिविटी. तो इस थ्योरी में सेम है. दे इट एज्यूम दैट वेजेस डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर्स विद वर्कर्स बीइंग पेड एज देयर इकोनॉमिक वर्थ. सो यहाँ पर व्हाट वी आर कंसिडरिंग टू थिंग्स. फर्स्ट, व्हाट इज द टू थिंग्स वी आर कंसिडरिंग? द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, बट वी आर नॉट पेइंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से पे करेंगे तो वो पुरानी वाली थ्योरी हो जाएगी. ठीक है, बट जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, बट द लेबर शुड बी पेड विद योर इकोनॉमिक वर्थ. इकोनॉमिक वर्थ के अकॉर्डिंग द लेबर शुड बी पेड.
अच्छा, तो मैम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट कहाँ से आया? देखो आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज एडिशनल वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय हैव एन इंसेंटिव टू हायर. However, is hiring become economically inefficient, may employer may return to superior technology. अब वो कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिव मतलब कि मेरे को अगर एडिशनल वर्कर रखने से फ़ायदा होता है, ठीक है, लैंड लेबर मैंने देख लिया, डिमांड सप्लाई मैंने देख लिया, इकोनॉमिक वर्थ मैंने देख ली. ध्यान से समझना, डिमांड सप्लाई एंड इकोनॉमिक वर्थ. क्लियर? अगर ये तीनों चीज़ें मैंने देख ली, इफ आई एम हायरिंग वन मोर लेबर, उसके बाद भी इफ आई एम गेटिंग अ गुड प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट, then that labor will be efficient for me. If I am not able to get a profit or good productivity by adding an additional labor, अगर मुझे अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है एडिशनल लेबर की वजह से, तो I will not hire a labor. Marginal productivity, one additional cost. Marginal का मतलब होता है one additional cost. क्लियर? तो फर्स्टली हमें डिटरमाइन कैसे करनी है वेजेस? डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक वैल्यू पे, ठीक है, इकोनॉमिक वर्थ पे. ये समझ रहे हो कंसेप्ट? इकोनॉमिक वर्थ का क्या कंसेप्ट है? इकोनॉमिक वर्थ का क्या कंसेप्ट है? देखो, आज से 10 साल पहले अगर कोई लेबर काम कर रही थी, सेम काम कर रही थी, ठीक है, उसको 100 रुपये पे होते थे पर डे के, बट आज वही लेबर काम कर रही है, उसे 500 रुपये पे हो रहे हैं. क्यों? ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हुई, वो तो काम सेम कर रहा है. इन्फ्लेशन. ओके, और कम फास्ट. परचेजिंग पावर इज सेम, वैल्यू ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड है, ठीक है. द पर्सन, अब द प्रॉब्लम इज़ कि पहले 100 रुपीज़ में उसका खर्चा चल जाता था, क्योंकि चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाती थी. 10 रुपये की दाल, 2 रुपये के चावल, 5 रुपये के चावल, तो ही इज़ हैप्पी. बट नाउ 500 जो है उसके लिए वर्थ है पर डे का, क्योंकि उसकी चीज़ें उसके हिसाब से आ रही हैं, ठीक है. तो इकोनॉमी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन डिटरमाइनिंग द वेजेस ऑफ द पर्सन, ठीक है. अब लेट्स सपोज, मैंने आई डोंट नो कि मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, बट यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ या लेबर, कोई भी पर्सन 500 रुपीज़ ले रहा है, तो क्या यूएस की मार्केट में या यूरोप की किसी मार्केट में वो सेम 500 रुपीज़ लेगा? क्यों? वहाँ की करेंसी की पावर अलग. अब बात वहीं पड़ जाती है, अगर वो वहाँ 5000 रुपीज़ पर डे ले रहा है तो उसके खर्चे वही 4000 रुपये के हैं, बट जस्ट बिकॉज कंट्री चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई. इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है. कंट्री की ग्रोथ कैसी है, इन्फ्लेशन कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, जीडीपी कैसी है, ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं एक पर्सन की इनकम को. तो ये सब चीज़ें उसे बाहर जाके जब लेनी है, तब दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. This is your notes only, your SOL notes. You have this book, na? Compensation and yes. Your material itself, SOL's material. The next is the bargaining theory of wages. See, we have already discussed that one theory which says that labor union plays a vital role. तो अब उसी को ही एक तरीके से एडिशनली कह दिया गया बार्गेनिंग. आपने वो कंसेप्ट सुना है, पॉटलर्स 5 फोर्स मॉडल, पॉटर्स मॉडल, डायमंड थ्योरी. डायमंड थ्योरी
नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है सब्जेक्ट? ओके ओके, सो द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस सेज दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर मे बी लेबर यूनियंस, ठीक है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियंस और एम्प्लॉयज एक्चुअली डिटरमाइन द वेज रेट. तो बार्गेनिंग पावर, अब ये थ्योरी उसी से रिलेटेड है, बट वहाँ पे सिर्फ यूनियन की बात की गई थी. यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल, कब फास्ट, एज एन वर्कर, एज एन ट्रेड यूनियन, एज एन एम्प्लॉय, तीनों की बात की गई है. 3 of them have a bargaining power to determine what they want, right? We have discussed, like if an employee is working in the organization, I am coming to the employee first. If that person is working, ठीक है, वो एक person, 3 person एक ही काम कर रहे हैं, but they are getting a different pay, right? Why? सेम काम कर रहे हैं, किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है. Why? Okay, skills or maybe experience, but why they're on the same level if one person or 2 person have a good experience? क्या मैटर करती है बच्चे? ठीक है, अच्छा, जॉब परफॉर्मर और ओके. The point is that if you go for an interview, there are 2 things you generally do, कि आप या तो जो ऑफिस कॉलेज मतलब सॉरी कॉलेज तो कह रही हूँ, जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लेते हो, या बोलते हो कि दिस इज़ माई सैलरी पैकेज एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू आस्क फॉर अ गुड सैलरी. तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? एक जना गया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में, उसने बोला जी आप जो दे रहे हो आई एम हैप्पी विद इट. But other person goes, he is experienced, he has a confidence, he has a knowledge. So that person will bargain for his or her wages or salaries, right? That is the difference. Right. Right. Specialization and skills involved in this. कि अगर मैं अब लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब उनमें क्या है, उनके में एक ही चीज़ है, दे आर सेमी स्किल्ड, राइट? मोस्ट ऑफ द लेबर हु इज़ चार्जिंग हाई वेजेस आर सेमी स्किल्ड. जो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर्स हैं, दे डोंट डू दिस, दे डोंट हैव अ बार्गेनिंग पावर. वट एवर दे आर गेटिंग दे आर हैप्पी विद इट. 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, दे आर हैप्पी विद इट बिकॉज दे डोंट हैव अ स्किल्स. बट सेमी स्किल्स वर्कर हैव अ स्किल्स, they generally have a skills, so on the basis of their skills they charges more money. अब मैं सेम चीज़ बोलूँ, अब कोई घर में आपकी लेबर आ रही है, ठीक है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आ रहा है, अगर प्लम्बर्स आपके घर में आ रहे हैं, तो 1 person is coming from your locality and the other person is coming from the urban company, so there is a difference. Why? अर्बन कंपनी वाला चाहे आपसे 250 रुपये 300 रुपये भी ले जाए एक छोटे से काम के, यू आर हैप्पी टू पे. वाई? एक ट्रस्ट है, ओके. स्किल्स हैं, यू ट्रस्ट, यू डोंट ट्रस्ट ऑन द पर्सन, यू ट्रस्ट ऑन द कंपनी एंड द स्किल्स दे हैव. ठीक है, तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर आपके सामने आई नहीं, बट स्टिल दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, अब सेम होता है लेबर्स के साथ भी. लेबर यूनियन का तो यू आर क्लियर दैट लेबर यूनियंस क्या जाती है, सारी साथ में जाती है एंड दे कोट अ मनी कि भाई दिस इज द वेजेस दैट यू शुड बी गिवन टू योर एम्प्लॉयज. ठीक है, दीज आर द वेजेस यू शुड गिव. बट अब अगर लेबर जाए अकेले तो भी काम हो सकता है कि भाई मेरे को लगता है कि आई हैव मोर स्किल्स, आई हैव अ मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, दैट आई कैन शो. ठीक है, तो आई शुड बी गिवन मोर अमाउंट दैन देम. तो बार्गेनिंग पावर 2 तरीके से होती है, इंडिविजुअल लेवल पर होती है और कलेक्टिव लेवल पर होती है. बोथ आर ओके एंड अ गुड थिंग. क्यों? क्योंकि अब जो है अपनी एक तरीके से इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं. क्लियर? ओके.
मैं पढ़ देती हूँ. दिस थ्योरी रिकमेंडेड बाय जॉन डेविसन suggested that wages are influenced by relative bargaining power of workers, trade unions and employees in case of involving trade union, basic wages, fringe benefit, job differential. अच्छा, अब it has also discussed that what are the things on which trade union focuses. अब क्या ट्रेड यूनियन, मैं थोड़ा और डीप में जा रही हूँ कंसेप्ट में, तो क्या ट्रेड यूनियन सिर्फ ये बात करेगी कि भाई मेरे लेबर को आपको 500 रुपये देने हैं, बस ख़त्म. ओके, ऑर्गेनाइजेशन से ओके, दिस इज़ व्हाट यू वांट, ओके. नो, लेबर यूनियन फोकसेस ऑन द ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने की भी कोशिश करेगी, वो आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात में भी करेगी. ठीक है, जैसे आप सबको, यू ऑल आर अवेयर ऑफ ESIC कार्ड्स. ठीक है, तो वो बेसिकली किसके लिए है, जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं लो लेवल पर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो वो बेसिकली लेबर्स एक्ट में आता है. ठीक है, बट वो इसीलिए है ताकि उनको एक मेडिकल बेनिफिट दिया जाए. एम्प्लॉय चाहे लो लेवल पर वर्क कर रहा हो, चाहे आप अगर मे बी यू आर फ्रेशर, यू हैव जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, बट आपका प्रोविडेंट फंड करता है. ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट यू आर अवेयर कि येस मैम, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, दैट 8% अमाउंट इज कट फ्रॉम आवर सैलरी ऑन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड. क्या है 12%? ओके ओके. तो अब सेम चीज़, ये सब चीज़ें जो है किसने डिसाइड कर रखी हैं आपके लिए, लेबर यूनियन ने. लेबर यूनियन ने जब देखो, अब जैसे मिनिमम वेज रेट है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट एवरी स्टेट हैव इट्स मिनिमम वेजेस सिस्टम और मिनिमम पेड सैलरी सिस्टम. व्हाट इज़ फॉर दिल्ली, कितना मिनिमम? 18,000 स्टेट के लिए है. 18,000 इज़ फॉर द स्टेट्स. तो ये सब बार्गेनिंग करके किसने डिसाइड किया है, सब ट्रेड यूनियंस का. अच्छा, इन द लास्ट क्लास आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स. व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स? नो आइडिया. फ्रिंज बेनिफिट्स सुनिए टर्म, नहीं? अच्छा, परक्यूसिट्स. व्हाट इज परक्यूसिट्स? Allowances. Can you give some examples of allowances and perquisites? HRA is an allowance or perquisite? अच्छा, medical allowance, okay. और perquisites are the additional one. चिल्ड्रंस अलाउंस मिलता है, आपके चिल्ड्रंस के लिए अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलता है. ठीक है, दैट इज़ बेनिफिट. मेडिकल अलाउंस मिलता है जिसमें आपकी फैमिली भी कवर होती है. ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अलाउंस, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर परक्यूसिट्स. व्हाट इज़ अ फ्रिंज बेनिफिट इज लाइक if I am traveling, ठीक है, I am traveling, so the accommodation they are giving that will not covered in your HRA is a different thing. HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको 1 महीना 2 महीना रेंट पे अगर कुछ आपको प्रॉपर्टी दी गई है रहने के लिए, वो उसकी जगह कटता है. बट फ्रिंज बेनिफिट इज एडिशनल कॉस्ट, लाइक अकोमोडेशन के लिए आपको 1 दिन ट्रैवल करना है, तो 1 दिन के लिए आपको जो होटल प्रोवाइड किया गया है और हमेशा प्रोवाइड होता है, दैट कम्स इन योर फ्रिंज बेनिफिट. ठीक है, आपको अगर जैसे टेलीफोन्स का बिल्स आर ऑल्सो कवर्ड इन, अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपकी जॉब से रिलेटेड है बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रोज़ नहीं मिलता है बट कभी कभी मिलता है, जैसे होटल्स का मैंने बताया ना कि अकोमोडेशन दे दिया 1 दिन के लिए, टिकट का खर्चा दे दिया, फ्लाई का खर्चा दे दिया, टिकट एयर टिकट का खर्चा दे दिया, तो दीज आर द एडिशनल बेनिफिट्स दैट यू गेटिंग. सो अब लेबर के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो व्हाट कैन बी
the additional benefit or a fringe benefits for them. Like in the last class, somebody asked me, I am not aware who that person is, that ma'am अगर कोई person जो है on the spot या फिर लोकेशन पर जहाँ पर वो कम काम कर रही है लेबर, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, ESIC भी बाद में रोल प्ले करता है, पहले अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उस टाइम पर, तो उस टाइम पर वो ESI कार्ड पर नहीं जाता है, वो इमरजेंसी में जाता है, ठीक है. तो लेट्स सपोज उस पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए तो कंपनसेशन डिसाइडेड है, हाँ, तो दैट विल बी द एडिशनल कॉस्ट दैट कंपनी हैज़ टू बियर. अब वो अमाउंट डिसाइड कौन करेगा, कौन करेगा? ट्रेड यूनियंस डिसाइड करती है कि भाई अब किसी को बोले कि हम तो कंपनी बोले भाई 1 लाख रुपए इज इनफ फॉर देम, बट डू यू थिंक दैट 1 लाख रुपीज़ फॉर दैट पर्सन हु इज़ ऑलरेडी डेड, ठीक है, उसकी फैमिली क्या 1 लाख रुपए में चल पाएगी? हाँ, जॉब ऑफर इज़ वन ऑफ द पॉइंट गिवन बाय द ट्रेड यूनियन. ये सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं सब ट्रेड यूनियन के थ्रू ही मिल पाते हैं, ठीक है. जॉब प्रोवाइड करना, कंपनसेशन मिलता है 3 लाख 5 लाख. हाँ, देखो पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दैट अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो दीज थिंग्स आर फॉलोड प्रॉपरली. कन्वेंशंस पे वो अच्छा, हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम. बच्चे, whatever written in the Factories Act that the company should follow. How? अब देखो कंपनी ने क्या किया कि बोला कि अब फैक्ट्री एक्ट ने बोल दिया कि मैम दीज आर द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर कोई कंपनी डिनाई कर दे तो देखो अब मैं बताती हूँ. अब बैंक्स में क्या है, अब बैंक कोई पैसा मार सकता है किसी का? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, क्या वो किसी का पैसा रोक सकता है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, क्या वो पैसा रोक सकती है? सी, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रोक सकती. बट इफ व्हाट आई एम सेइंग इज if someone is offering you 1 lakh, maybe in the acts it's written 1 lakh, so is it okay? क्या वो जो person की death हुई है that 1 lakh is justifiable? No ma'am. तो ये सब चीज़ें आगे implement करने के लिए trade unions का work आता है. एम्प्लॉय, अब देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कंपनीज या गवर्नमेंट के बैंक्स चल नहीं रहे हैं या उनकी सैलरीज नहीं मिल रही है.
बट वहाँ पर भी लेबर यूनियन है, तुम्हें पता है? तुम कहीं भी चले जाओ, हर जगह ही है। क्यों है? कॉलेज में भी है, स्कूल में भी है। तो क्यों है? क्या करती क्या है वो? क्या वर्क है उनका? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दीज ऑल आर कनेक्टेड। कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैम ये चीज़ें अगर हो रही हैं, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स कि मतलब आपने बोला कि मैम एक्ट के अकॉर्डिंग तो हो रही है, बट क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? अब यू आर सेइंग दैट कि मैम 2015 का एक्ट था, स्टिल इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो देर इज सम लूप होल्स इन द कंट्री इटसेल्फ। तो अब कंट्री में लूप होल्स हैं, तो उसको कहीं ना कहीं देखो, ट्रेड यूनियन ही वर्क कर रही है। नहीं लगता, नहीं लगा, बहुत 50% तो सिर्फ डेटा पे है, 50% तो ऑन पेपर्स है। देयर आर 70 to 80% कंपनीज जो फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो ही नहीं कर रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस, अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस MSME माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस आर रजिस्टर्ड, बट लेस देन माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन का क्या लिमिट है? 25 lakhs। तो अगर कोई उससे भी कम छोटे लेवल पे वर्क कर रही है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है? अगर आपके पास मिनिमम कितने वर्कर्स है तो फैक्ट्री एक्ट लगेगा? हाउ मेनी वर्कर्स? 10 वर्कर्स, 20 इन बैंकिंग केस, 10 वर्कर्स इज मिनिमम। तो कहीं पर भी अगर आपकी फैक्ट्री है और 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट्रीज एक्ट लगाना है। आपको उनको सैनिटाइजेशन का प्रॉपर वो देना है, ठीक है, आपको उनको पानी प्रोवाइड करना है, टॉयलेट्स प्रॉपर होने हैं। क्या ये फैक्ट्रीज में अवेलेबल है? नहीं। यू कैन विजिट एनी फैक्ट्री दैट इज नॉट इवन अर्निंग 25 lakhs ऑफ टर्नओवर, बट अगर 5 से 10 लाख रुपए भी कमा रही है, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्ट्स बहुत सारे हैं, इंडिया ने हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, बट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पे अब कंपनीज़ हैं, अब तुम कंपनीज़ में देखो, MNCs में दे आर स्टिल फॉलोइंग बिकॉज दे आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दे नो, बट वो भी लूप होल से खेल जाती हैं जब आपकी सैलरीज की बात करते हैं, है ना। मिनिमम वेज रेट स्टेट ने 18,000 रुपये डिसाइड किया है, बट ऐसे बहुत से लोग होंगे तुम में से भी जिन्होंने जब स्टार्ट किया होगा तब 10,000, 12,000, 11,000 पे भी स्टार्ट किया होगा, 5,000 पे भी स्टार्ट, डूइंग द सेम थिंग ऑन नोएडा, दैट इज देखो बच्चा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा बोलो, एक मिनट। हाँ, कंटीजेंस फंड जो बनता है, तो वो तो मतलब कंपनी के साथ रहता है, कंपनी अपना अकाउंट खोल के रखती है, तो जब भी ऐसी कंटीजेंसीज आती हैं तो तब ये यूज़ होता है, अदरवाइज वो ईयरली वो होता रहता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट कि हर साल उसको निकाला जाता है, वो ऐसा अमाउंट होता है जिसको छेड़ा नहीं चाहता, ठीक है। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है बेसिकली। जब कंटीजेंसीज फंड की बात आती है तो हम बेसिकली बैलेंस शीट में उसको एज ए नोट टू अकाउंट शो करते हैं, है ना। तो वो जो है हर साल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जब कंटीजेंसी सिचुएशंस आती है तब उसे यूज़ किया जाता है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ ऑल्सो कम्स इन। जो UPSC स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, 3 स्टूडेंट्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट। Now the next theory is behavioral theory. Ideal? लीव ट्रैवल अलाउंस, क्या पूछना है बेटे इसमें, क्या होता है अलाउंसेस में? LTA लीव ट्रैवल अलाउंसेस में आता है, पर्क्विजिट्स में नहीं आता।
नहीं। सी, इस थ्योरी में कुछ ज़्यादा है नहीं एक्चुअली। बिहेवियरल थ्योरीज़ की जहाँ पे भी बात आती है इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है इन्होंने, बट बिहेवियरल थ्योरी से मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन। दैट अभी क्या हो रहा है, यू हैव सीन दिस कंसेप्ट, बच्चे लिसन, यू हैव सीन दिस कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर। आपको हर जगह एक बिहेवियरल का कंसेप्ट मिल जाएगा एंड इन एवरी सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग दिस। सो बेसिकली व्हाट इज़ बिहेवियरल, क्या हो सकता है इस थ्योरी में, आप बताओ पहले मुझे, फिर आई डिस्कस। What is? अच्छा, ओके ओके, और so basically why we are studying here is that we should not consider that how physically the employee or labor is fit. We should also consider the physical, मतलब basically the psychological aspects of the employee or a labor. तो अगर psychologically कोई person, behaviorally कोई person जो है उसके भी determinants को we should count while determining the wage rate system. ठीक है, तो अब मैम बोलोगे बिहेवियरल को कैसे ऐड करेंगे, तो बिहेवियरल में क्या ऐड करोगे ऐसा कि जो उसकी वेजेस डिटर्मिनेशन में हेल्प करे, क्या हो सकता है? डेडिकेटेड है, वो मोटिवेटेड फील कर रहा है नहीं कर रहा है फील्ड्स पर, ठीक है, वो जो भी काम आप दे रहे हो उसमें कितना खुश है करने में, एफिशिएंट है कि नहीं है, ये लेबर से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पर वर्क करती है। बिकॉज इन इंडिया आई डोंट थिंक कि एनीबडी विल आस्क दैट हाउ अ लेबर इज़ फीलिंग, ठीक है, जितना भी आप लोअर लेवल पे जाओगे नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई लेबर्स कैसा फील कर रही हैं, आर दे फीलिंग मोटिवेटेड, they have to work on the field and that is their only purpose and they are doing it. So this theory is mostly related to your employees, that if we are determining the pay or the wages of our employee then we can consider that मैम कि behaviorally वो कितना motivated है, ठीक है, कितना वो अपने काम से प्यार करता है, ठीक है, कितना ज़्यादा वो मतलब काम की तरफ dedicated है, तो that also determines the salary of that person. Clear? सिंपल थ्योरी है। बच्चे क्या डिस्कशन चल रही है पीछे? बस इसके बाद कुछ नहीं लिखा, एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा हुआ दैट वेजेस एंड सैलरीज एज मोटिवेटर। तो डू यू थिंक दैट a good wage or a good salary will motivate the person? Yes or no? Partially, okay. If I'll ask you, how many of you are doing a job? Okay. कोई internship, jobs वगैरह सबने की है? सबने की है, जो नहीं, जिन्होंने नहीं भी की वो भी कभी जॉब सेक्टर में या internships वगैरह में गए हैं। तो if I'll ask you, just listen to my 5 points, कि इन पाँचों में से which will be the most factor that influence you, that is a job satisfaction factor. 5 factors बता रही हूँ, काम, work itself, your pay, promotion, supervisor, your co-workers or your colleagues. अब इन 5 में से तुम बताओ कि which factors actually influence you और feels you best motivated, मतलब सबसे ज़्यादा motivated, job satisfied, किस में आ रहा है 5 में से? Okay. अच्छा, ओके, तो बेसिकली पे और प्रमोशन, ग्रोथ,
ग्रोथ अर्निंग स्पेस क्या करते हो? आई एम सेइंग अगर आपको इन पांचों को रैंकिंग देनी हो तो व्हाट विल बी ऑन द फर्स्ट रैंक एंड व्हाट विल बी ऑन द फिफ्थ? पे प्रमोशन, सुपरवाइजर, कोवर्कर। ठीक है, अच्छा फैमिली, अच्छा राइट राइट। सी एक बात बताओ, अगर तुम्हारा काम ही अच्छा नहीं है तो क्या ये सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे? अगर आप जो वट एवर वर्क यू आर डूइंग वो आपको पसंद ही नहीं है, तो सबसे नहीं बच्चे मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। अगर आपका वर्क इटसेल्फ ही अच्छा नहीं होगा तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अपने आप नीचे आ जाएंगे, है ना। जब आपका वर्क इटसेल्फ मतलब जो काम है वो सबसे अच्छा होगा, मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सुपरवाइजर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर कोवर्कर्स, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पे, बट योर वर्क इज गुड, यू आर हैप्पी विद योर वर्क, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसके आसपास घूमेंगे। अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है, आपका सुपरवाइजर बहुत अच्छा है, आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, बट काम ही अच्छा नहीं है, तो सी यू हैव योर, हाँ देखो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट इन देयर इज अ स्टडी दैट इज कंडक्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, तो देयर इज वन स्टडी दैट इज कंडक्टेड इन द वर्ल्ड. In the world, it includes Mexico, Canada, India, Netherlands. So what they have suggested, according to that survey, the work itself is most important factor for them. Second is your supervisors. Supervisors are most important factors that actually satisfy you with your work. प्रमोशन और पे लास्ट में आते हैं. पे से प्रमोशन से तभी मतलब होगा जब ये सारी चीज़ें सही होंगी. क्लियर? सो in India itself, wages and salaries play important role in the motivation. अच्छी सैलरी होगी तो ही मोटिवेटेड फील करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. हाँ, दैट इज ऑल्सो पॉइंट कि अगर अप्रिसिएशन अच्छा मिल रहा है तो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस. ओके, हाँ बेटा हो गया डिस्कशन. सारी डिस्कशन आज ही करनी है क्लास में. सैलरी मैटर करती है बेटा, मनी माइंडेड सब पर्सन होता है. लेकिन अगर इंटर्नशिप्स आर ऑल्सो पेड, बट लेकिन आपको 2000 रुपये, मेरे सुनो, बट दैट इज नॉट अ जॉब, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ जॉब बेटा. कैन यू कंसिडर इट एज अ जॉब? दैट इज आर्टिकलशिप. यू हैव दैट माइंडसेट कि आपको लर्न करना है, काम नहीं करना है. नहीं, दैट इज नॉट अ जॉब. इंटर्नशिप इज नॉट अ जॉब, आर्टिकलशिप इज नॉट अ जॉब, राइट? ठीक है. अब आप जॉब की बात करोगे तो आपको चाहिए पैसे, चाहे आपको थोड़े पैसे मिल रहे हो, बिकॉज यू आर इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट एट दैट टाइम, यू आर नॉट इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट.
ठीक है, चाहे आपको थोड़े पैसे मिल रहे हैं और अगर आपका काम अच्छा है और आपको थोड़े पैसे मिल रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, या तो आपको कुछ नहीं आता तब तो यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है. इफ यू नो द वर्क, यू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्क, देन यू विल ऑटोमेटिकली डिमांड मोर. पैसा तो चाहिए ना, घर तो चलाना ही है. क्या कर रहे हैं? पैसों के लिए तो एमबीए कर रहे हैं. बिल्कुल सही बोल रहा है. तो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ वेज रेट सिस्टम्स दैट जनरली फॉलोड इन द वर्ल्ड. One is based on the time wages and the piece rate system. You are aware of this concept. Time rate में basically पर मतलब तुम्हारे जितने भी per hours के according we are paying. In the piece rate, however many pieces you are creating, on that basis you are getting your wages. So it's very simple concept. Time rate and wage rate system, piece rate system. ये सबको आता है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो नया है. Next concept that I was discussing earlier, it's here. It's called wages incentive plans. That how you will give incentives to the wages to the laborers, कि आप laborers को incentives कैसे दोगे. तो इसके 4 methods हैं. तो जो 4 methods हैं that is very important. लास्ट ईयर आई थिंक पेपर में आए थे, ओबी के पेपर में, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के पेपर में आई थिंक आए थे. आई एम नॉट एक्चुअली रिमेम्बरिंग कि कौन से पेपर में आए थे, बट आपके ही किसी पेपर में एमबीए के एग्जाम में दे हैव आस्क्ड दिस, मे बी इन द कॉस्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ. ठीक है, दे हैव आस्क्ड दिस. सो द फर्स्ट प्लान इज हालसे प्रीमियम स्कीम. HALSEY, हालसे प्रीमियम स्कीम, फर्स्ट वन. सो फर्स्ट प्लान है दैट इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग, तो उसको क्या होगा, मतलब लेट्स सपोज ही इज गेटिंग 1000 एज अ पे फॉर होल डे और फॉर 8 आवर्स. For 8 hours he is getting 800, और चलो 10 hours के लिए 10,000 कर 1000 कर लेते हैं इक्वेट करने के लिए. तो अगर वो 10 hours में काम कर रहा है तो he is only getting 1000 rupees. ठीक है, बट अगर वो एफिशिएंटली वही 1000 rupees का काम 8 hours में कर रहा है, या फिर 10 hours का काम जल्दी ख़त्म कर रहा है या एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो he or she will be getting a bonus between 33% to 50%. So 1000 he'll get plus the additional bonus to 33 to 50% according to person's performance. Maybe per day, maybe per month, depends. तो जैसे ओवर टाइम का कंसेप्ट होता है, बट ओवर टाइम में क्या होता है, आपका टाइम ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर क्या है कि उतने ही टाइम में आप काम कर रहे हो एफिशिएंटली, प्लस यू आर गेटिंग, अगर आप थोड़ा सा एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे अगर पीस रेट है 8 पीस बनते हैं लेकिन आप 10 बना रहे हो, तो 2 पीस के लिए आपको 33 to 50% तक का यू विल गेट एन एडिशनल मनी. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली दैट्स द फर्स्ट कंसेप्ट. मैं पढ़ देती हूँ इसको. दिस स्कीम गारंटेड minimum wage payment to all workers. Minimum 1000 is given to all workers. That is important. Plus your additional benefits 33 to 50%. Depends on your performance और depends कि आपने कितना काम किया है. 4 घंटे में किसी ने काम कर दिया 10 घंटे का, तो you'll get a 50% of the amount, 500 rupees. If worker surpasses the standard job output, they will receive bonus ranging from 33 to 50% of the remuneration. A predetermined standard output and time are established for each job. तो मैंने बोला ना एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन हो जाता है, तो इसमें आप ये करते हो कि अभी कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, अगर होती तो मैं बता देती. इसमें क्या करोगे कि लेट्स सपोज आपने बोला कि कोई 10 घंटे का काम है, अगर 10 घंटे में कर रहा है तो उसको 1000 रुपीज़, बट अगर वही काम कोई 8 घंटे में कर रहा है तो उसको बोनस 33 से 50% तक. 6 घंटे में कर रहा है तो जैसे किसी को 33 दे दिया, किसी को 40 दे दिया, किसी को 40. यू हैव डिफाइंड द टाइम स्पैन कि इतने इतने घंटे में करते जाओगे इतना इतना बोनस यू विल गेट. बट जो 10 घंटे में 10 घंटे का काम करके दे रहा है उसको कोई भी बेनिफिट या कोई भी बोनस नहीं है. बट
1000 is the minimum that person will get. Clear? That's the first one. Second लिखो Rowan Premium Scheme, ROWAN, Rowan. अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपने काम किया तो जितना भी आपने, जैसे लेट्स सपोज 10 आवर्स का काम आप 6 आवर्स या 7 आवर्स में कम काम कर रहे हो, तो जितना भी टाइम सेव्ड है उतना वी विल गेट द अमाउंट वी आर गेटिंग ऑन द टाइम सेव्ड. जितना टाइम आपने बचाया है उतना बोनस आपको मिलेगा. वो कैलकुलेशंस होती हैं कि स्टैंडर्ड एक टाइम डिसाइड होता है, फिर अमाउंट डिसाइड होता है. 1 घंटा सेव करने का 20% मिलेगा, 2 घंटे सेव करने का 30% मिलेगा, 3 घंटे सेव करने का 40% मिलेगा. दैट इज़ इन द कैलकुलेशन इटसेल्फ. बट ऐसे ही चलता है कि जितना टाइम आप सेव करोगे उतना आपको जो है बोनस या बेनिफिट मिलेगा. तो इससे क्या होगा, अगर किसी ने टाइम सेव ही नहीं किया तो उसको तो 1000 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि वो मोटिवेटेड फील करेगा. उसको लगेगा कि मैं अगर 10 घंटे का काम 6 घंटे या 7 घंटे में कर पा रहा हूँ तो मेरे को जो है एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. वहाँ पर तो ये है ना कि वहाँ पर तो आप फर्स्ट केस में तो क्या है कि बोनस तब मिलेगा अगर हुआ तो सेव. यहाँ पर कंडीशन ही यही है कि टाइम सेव के पैसे हैं. वहाँ पर डिफाइन उल्टा है, यहाँ पर अलग तरीके से. टाइम सेव्ड इज द की वर्ड हेयर. क्लियर? ये सुने हैं कंसेप्ट? ये पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है. गुड. तो मतलब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा सकती हूँ. डू यू नीड अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? हाँ. नहीं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी ना. नहीं, अब कोई पर्सन पर आवर पे पेड होता है ना. ये अजम्पशन पे चल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो पर आवर पेड हैं या पर पीस पेड हैं. तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है. अब कोई जैसे तुम लोगों का, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ का तो वर्किंग आवर होता है, तब ये प्रॉब्लम है कि 9 से 5 उसको बिठाना ही बिठाना है. एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएंगी. तो ये अजम्पशन पे है बेटा कि दे आर ऑन पर आवर बेसिस और पर पीस बेसिस. क्लियर? क्लियर बच्चे? टेक अ 5 minutes break, then we will continue. Okay? और बातें मत करो, बीच बीच में नहीं याद आ जाते कुछ ना कुछ.
बचे ये फिर आप सबकी बीकॉम या ग्रेजुएशन रेगुलर से है या एसएल से ही है? रेगुलर से, डीयू से या आउटसाइड डीयू? विच कॉलेज? मोतीलाल, ओके. खालसा, ओके. दिस नॉर्थ कैंपस वाला, नॉर्थ कैंपस और ओके. विच कॉलेज? भारती कॉलेज. विच ईयर? 22. एमिटी, MDU, अच्छा. Okay, great. So how was this? How was MBA is going? Is it good? Are you happy with the MBA? और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या छोड़ दिया? But you know, being a part of Delhi University and whatever content you are, reading here or learning here is same for regular one. But I've seen the papers. पता है SOL, बच्चे मेरी बात भी सुन लिया करो कभी. MBA SOL का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि the same syllabus is followed by FMS and DU also. Same syllabus they are following and the same syllabus you are learning. And you will get an additional benefit for this. So shall we start? हो गया 5 मिनट का ब्रेक? 1 मिनट रह गया. चलो 1 मिनट तो वैसे ही लग जाएगा. चलो let's start. Third is Taylor's plan. Taylor's, TAYLOR. तो ये कुछ नहीं कहता है, ये सिंपली कहता है दैट यू नीड टू वर्क, मतलब जितना एम्प्लॉय काम करेगा उतने हिसाब से उसको पे करो. कि अगर कोई एम्प्लॉय 7 घंटे काम कर रहा है तो उसको उतना ही पे करो. नो बोनस, नथिंग एक्स्ट्रा. ठीक है. इफ 700 तो 700 दो, नॉट इवन 1000. यू विल डिसाइड द स्टैंडर्ड प्राइस इज फॉर 1000, बट दे आर वर्किंग फॉर 7 hours, so just give them 7 hours. If some person is working more than 10 hours, like 11 hours, 12 hours, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली पे करो. तो सिंपल प्लान है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाया. उसने बोला जितना कम काम कम पे, जितना ज़्यादा काम ज़्यादा पे. अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जो इनएफिशिएंट वर्कर है दैट विल समवेयर स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी शो नहीं स्टार्ट होगी. क्योंकि उसे जब दिखेगा कि मुझे सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं और सामने वाले पर्सन को 1000 या 1200 या 1500 अर्न करने का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो मे बी दैट पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग. क्लियर? नेक्स्ट, अब दीज आर द 4 बेसिक वन. देयर आर एडिशनल ऑल्सो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस. नेक्स्ट लिखो मेरिट प्लान, MERRICK. अब इसमें क्या है? दे हैव डिसाइडेड अ परसेंटेज, लाइक if not 100%, if you have achieved 80% of work, then you will get 1000 rupees. If you have achieved 85% of work, then you will get 1200 rupees. If you have achieved 90% of the work, then you will get maybe 1500 rupees. If you have achieved 100%, you will get 2000. 120% if you have achieved, you have got 2000 rupees. So what they have done is they have decided a slabs. परसेंटेज के बेसिस पे दे आर नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग एज अ बोनस, बट ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ योर वर्क दे आर गिविंग यू द बेनिफिट्स और रेट्स. ठीक है. प्राइस उसके हिसाब से मिल रहा है कि जितना परसेंट यू आर डूइंग द वर्क उतना परसेंट यू विल गेटिंग द अमाउंट. क्लियर? नेक्स्ट है
गैंट प्लान, GANTT। ये कुछ नहीं है, ये कहता है दैट हमें मिनिमम वेज किसी की नहीं रोकनी है। तो अगर कोई 85% से कम भी काम कर रहा है तो भी वी शुड गारंटी हिम द मिनिमम वेजेस। इट इज़ एन एडिशनल पॉइंट ऑफ टेलर्स प्लान। टेलर्स प्लान जो ऊपर पड़ा है उसमें कि वी शुड नॉट स्टॉप द मिनिमम वेज। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव द रिवॉर्ड्स टू द पर्सन हु इज डूइंग एक्स्ट्रा, बट द मिनिमम वेजेस शुड बी पेड। क्योंकि टेलर ने मिनिमम वेजेस की बात नहीं की है, उसने सिर्फ बोला है कि इतना काम करोगे तो इतने इतने पैसे मिलेंगे, कोई स्टैंडर्ड रेट भी डिसाइड नहीं किया है। बट ये कहता है कि इसमें स्टैंडर्ड रेट का कंसेप्ट भी ऐड कर दो कि भाई स्टैंडर्ड रेट तो सबको मिलना चाहिए, उसके अलावा कोई एडिशनल काम कर रहा है तो दैट पर्सन इज गिवन एज अ रिवॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, एमर्सन प्लान, EMERSON। ये इसके आगे सिर्फ इतना लिख लो, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ टेलर, मेरिक एंड गैंट प्लान। टेलर, मेरिक और गैंट प्लान का कॉम्बिनेशन है। हायर द एफिशिएंसी, गैंट, GANTT। तो बेसिकली हायर योर एफिशिएंसी, हायर विल बी योर पे। How much higher, that we can decide according to these plans. Maybe we can take percentages, maybe we can take ranges, depends on us. तो ये कहता है तीनों प्लान्स को एक तरीके से मिला के एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाओ और फिर देन we can start doing it. ठीक है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अब प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में क्या होता है दैट we are not deciding the actual wage or the incentives। जैसे होता है ना कंपनीज में कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है that if you are getting good profit then you should give us as a bonus or incentives। तो according to you whatever profit you have you can share it with us। कि जैसे let's suppose अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो 80 कंपनी विल बी रिटेन इट एंड 20 विल बी गिवन टू द लेबर। तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट वी शुड गिव देम द शेयर। क्लियर? सिंपल। वर्कर्स रिसीव अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अ बोनस। तो व्हाट आर दे? दीज आर द बोनसेस। हाउएवर अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इफ देयर आर नो प्रॉफिट इन पर्टिकुलर। वो तो आपको भी पता है, अगर मैं डिविडेंड्स की बात करूँ, अगर मैं बोनसेस की बात करूं तो इसका नुकसान क्या है कि अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो नहीं, उनको एक तरीके से इंसेंटिव्स क्रॉस हो जाएगा। तो इस प्लान का यही प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो देयर विल बी नो बोनस। ओके, क्लियर? लास्ट है स्कैलन प्लान, SCANLON। इसमें क्या होता है? वो कहता है इंस्टेड ऑफ गिविंग बोनसेस ऑन डेली बेसिस, गिव बोनसेस ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस और क्वार्टरली परफॉर्मेंस, द बोनसेस और द इंसेंटिव्स शुड बी गिवन टू द वर्कर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मंथली और हमारे इन सब के बेसिस, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर आप जो है बोनसेस प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? लास्ट तक बोलो 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 बोलो। सेल्स में क्या होता है? सेल्स बेसिस पे होता है बेटा, वो सेल्स बेसिस पे होता है। वो अगर मैं इनमें से किस में आएगा आप खुद सोचो, किसी में भी नहीं आ सकता, वो तो सेल्स बेसिस पे होता है।
प्रॉफिट वो टारगेट बेस्ड है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग में डाल दो, इतना कर सकते हो, और तो हाँ, तो वो तो सेल्स पे है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, और वो लेबर में वर्क नहीं आता, लेबर नहीं आती, वो एम्प्लॉयज़ में आ जाता है, इसीलिए इसमें मेंशन नहीं, ठीक है। अगर नाम लिख दोगे प्लान का तो दैट विल बी गुड, क्योंकि क्या होगा कि नहीं तो ये लगेगा कि तुम्हें प्लान क्लियर नहीं है बट तुम्हें अंदर की चीज़ें क्लियर है, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि तुम दो चीज़ें कंफ्यूजिंग में मिक्स भी कर सकते हो ना। तो इफ़ यू आर राइटिंग कम, इफ़ यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द प्लान दैट विल बी गुड, बट दिस इज़ द क्वेश्चन दैट जनरली आस्क्ड, बट अगर ये तुम्हारे ऑल पेपर्स में आया हो तो इसमें नहीं आएगा फिर, ठीक है। बट इस एक्चुअली पेपर में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इसे, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेजेस पॉलिसीज। तो वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज द वेजेस पॉलिसीज इन इंडिया, हाउ द वेज, अच्छा अब इंडिया में which of the method or what is the actual policies we generally follows in India for wages? कहाँ से आती हैं वेजेस पॉलिसीज इंडिया की? अभी तो बता रहे थे इतने सारे जने, कंपनसेशन एक्ट से आएगी क्या, मिनिमम वेज रेट एक्ट से आ जाएगी, या फैक्ट्रीज एक्ट से आएगी? मिनिमम वेज रेट से द वेजेस विल कम, अदर बेनिफिट्स विल कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज एक्ट। तो जितनी भी आपकी मिनिमम वेजेस हैं दैट विल कम फ्रॉम द मिनिमम वेज रेट सिस्टम, एंड जो अदर बेनिफिट्स है हाउ फैक्ट्री शुड एक्ट दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एक्ट। क्लियर? सो क्या बताऊं? वेजेस पॉलिसी सेज दैट वेजेस डिटरमाइन कैसे होती हैं, तो मिनिमम वेज रेट डिसाइड द वेजेस रेट, एंड हाउ फैक्ट्री शुड एक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। तो वेजेस पॉलिसी दोनों से एक तरीके से आती है, क्योंकि आपको वेजेस भी चाहिए, मिनिमम वेजेस भी चाहिए, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो सब दोनों को कॉम्बिनेशन। एक्चुअली एक और एक्ट है जो इसमें इंक्लूड होता है, कौन सा? एक तो मिनिमम वेज रेट हो गया, एक फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, देयर इज वन मोर एक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लेबर्स, बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्यों, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट हाउ मच बोनस यू विल गिवन टू योर एम्प्लॉयज एंड द लेबर शुड बी डिफाइंड बाय दैट। Have you marked the attendance? Okay. और किसी को जाना है? Now, national wages policies, what India has adopted, what we have discussing is that there is an organization called International Labour Organization. That International Labour Organization क्या करता है? Internationally laws बनाता है लेबर से रिलेटेड। तो अब मैम वो तो इंटरनेशनल लॉज हैं, वो इंडिया में कैसे फॉलो करेंगे? तो देयर इज कन्वेंशंस। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कन्वेंशंस? नो, बताती हूँ। जैसे लेट्स सपोज फॉरेन में एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉ बनाया लेबर्स के लिए कि भाई द लेबर्स राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, द लेबर्स शुड गेट द मेडिकल बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंसेस, ठीक है। इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया पे है, एक कन्वेंशन बनाई, कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 मैं दिखा दूंगी क्या होती हैं।
तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया की मर्जी है, उन कन्वेंशंस में से वट एवर अप्लाइड टू द कंट्री दे कैन टेक इट, ठीक है, वट एवर अप्लाइड टू दैट कंट्री दे कैन टेक इट. लाइक अगर मेरी कंट्री में कन्वेंशन 1 इज यूजफुल टू मी, आई कैन टेक इट. If convention 5 is useful to me, I can take it. So I don't have to adopt each and every conventions of the International Labour Organization, but जो भी conventions इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के लेबर्स के लिए वर्क करती है, that I can take. क्या? हाँ, यूनिसेफ. तो यूनिसेफ तो बेसिकली चाइल्ड के लिए ही वर्क करती है, तो जो भी चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज़ है सबके लिए वर्क करती है, तो बट वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ, बट जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉज प्रोवाइड करती है, ठीक है. जैसे अब लेबर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया में लेबर्स को कोई प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, बट इट्स मेंशन इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड की सुविधा है. इंडिया में लेबर्स को कोई अकोमोडेशन नहीं मिलता है, ठीक है. अगर लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग भी बना रहा है तो उसका अकोमोडेशन वो खुद क्रिएट करता है, जहाँ साइड में एक झुग्गी डालकर जहाँ पर वो रहता है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग. बट इन फॉरेन यू हैव दैट फैसिलिटीज़, ठीक है. आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपको रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इंडिया में नहीं है, लॉ ही नहीं है, और इंटरनेशनली कभी अडॉप्ट करने की सोची भी नहीं. तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ कुछ लॉज जो हैं इंडिया वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं. तो नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया जो है डिसाइड की गई है, नेशनल वेजेस पॉलिसी, ठीक है, विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरह इसके और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है. सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन वेज पेमेंट. तो माल प्रैक्टिसेस इन एलिमिनेशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, क्लियर कि कोई भी गलत चीज़ ना हो लेबर्स के साथ, ठीक है. वट एवर दे आर पेइंग दे शुड बी पेड फेयरली. फेयर पेमेंट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज रेट टू रिड्यूस द वेज डिस्पैरिटी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. तो देयर शुड बी अ मिनिमम वेज रेट सिस्टम इन 750 और आई थिंक 600-700 कुछ अराउंड है दिल्ली के अंदर या स्टेट्स के अंदर, जो दैट शुड बी पेड, बट स्टिल nobody is following it. Some laborers are getting 500 only, some laborers are getting 100 only, but 700 is decided as a minimum wage rate. So the objective is to give minimum wage to every person who is there, ठीक है, who is working as a labor, and there should be no disparity between the laborers. Third कहता है reduction of wage disparity between public and private sector employees. अगर कोई publicly काम कर रहा है और कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, बोथ शुड बी इक्वल. अगर कोई प्राइवेट वेंचर पे काम कर रहा है, हाँ क्या बोल रहे हो, ट्रीटेड इक्वल अकॉर्डिंग टू द वेजेस, ठीक. नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI. किसी ने पढ़ा है CPI के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में? बेसिकली किसी कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग जज करना हो तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जज करते हैं, ठीक है. उसमें क्या होता है कि इंडेक्सेस, स्टैट्स पढ़ी हुई है सबने, 11th-12th में पढ़ी होगी, इंडेक्स नंबर्स पढ़ा होगा चैप्टर. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वी डिसाइड द इंडेक्सेस कि भाई दीज आर द इंडेक्सेस, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में पहले ये प्राइस था, कंज्यूमर इतना पे कर रहा था, इतना पे कर रहा था, इतना पे कर रहा था. अभी कंज्यूमर क्या पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 year 15 year ट्रेंड्स, दैट विल डिसाइड द CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं. तो जैसे अब मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिल्ली इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया, राइट. कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली की हाई रहेगी, अदर स्टेट से कम रहेंगी, हाई रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव हैं. यहाँ पे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, राशन, सब चीज़ें एक्सपेंसिव है, रेंट एक्सपेंसिव है. अदर स्टेट्स में ये प्रॉब्लम नहीं.
अब अगर मैं मुंबई और दिल्ली को कंपेयर करूं, किसका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है? मुंबई का, दिल्ली का? मुंबई। इन इंडिया मुंबई हैज़ द हाईएस्ट CPI, जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है। सेम वर्ल्ड के साथ है, वर्ल्ड में कंपेयर कर सकते हैं CPI के थ्रू, कॉस्ट ऑफ लिविंग के थ्रू। तो ऐसी मिनिमम वेज रेट होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी निकल जाए। तो लेबर्स को भी इन दिल्ली में ज़्यादा पैसे मिलते हैं इंस्टेड ऑफ देयर ओन स्टेट्स, इसीलिए वो मूव दिल्ली की तरफ ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। रिडक्शन ऑफ वेजेस गैप बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पेड वर्कर, तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो। एक लोएस्ट पेड वर्कर अगर एक 500 ले रहा है, एक 700 ले रहा है, दैट इज़ ओके, बट एक 700 ले रहा है और एक 1100 रुपीज़ ले रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। इंश्योर सपोर्ट द ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके। इंश्योरिंग द वर्कर रिसीव अ फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उनको एक तरीके से फेयर शेयर मिले ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक मैंने बता दी ऑलरेडी कि इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप करेगी उसके अकॉर्डिंग वी शुड पे दैम। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ हाई प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वेजेस विद एक्सेसिव कंपनसेशन ऑफर्स, हाई जितना ज़्यादा हाई प्रॉफिट मेकिंग होगा कंपनी का, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट वो अच्छा अर्न करे बट स्टिल वो अपने वेजेस जो हैं वो कम रखें। द वेजेस शुड बी इक्वली पेड विद योर प्रॉफिट्स। ठीक, समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ऊपर से जाने लग गया, अब सब कुछ क्लियर है लास्ट तक? ठीक है। अदर पॉइंट्स यू कैन स्टडी। इंडिया के अंदर जब वेजेस पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो क्या क्या चीज़ें वी शुड कंसिडर इन दिस? तो द फर्स्ट पॉइंट वी शुड कंसिडर वाइल मेकिंग द वेजेस पॉलिसीज एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन को हमेशा दिमाग में रखा जाता है कि जब भी वेजेस पॉलिसी आए तो कोई भी लेबर जो है वो एक्सप्लॉयट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन की लिख लो टॉपिक क्या है, की कंसिडरेशन इन वेज पॉलिसीज। लास्ट तक तुम्हें समझ आ रहा है? सुन भी रहे हो? आपको क्लियर है? नेक्स्ट इज वेज डिफरेंशिएशन। व्हाट इज वेज डिफरेंशिएशंस? डिफरेंशियल्स मतलब, हाँ मतलब बेसिकली देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन बिटवीन skilled labor, semi-skilled labor, unskilled labor and the wages according to this. हाँ, कि जिनकी skilled जो skilled है या semi-skilled है, all should be equally differentiated from each other with according to the industries or the job sector they are working in. ठीक है, अब job sector और industries भी important है। अगर कोई job sector में काम कर रहा है तो that is also important and the industries is also important. Wage regulation, regulating wage and salaries to reduce the wage को regulate करना important है, regulations लगाना important है। next लिखो linking remuneration to productivity, linking remuneration to productivity, जितना अच्छा productivity उतनी अच्छी remuneration। we have discussed this so far, तो I am not just going cost of living. next is cost of living compensation, cost of living compensation. Where is the sheet, attendance sheet? All of you have marked the attendance? Mark it. Next is equality. Equality is important. Minimum wage fixation is important. Determining fair wages is important. Capacity to pay is important. Basic needs and living wages. Now we are done with the wages. अब wages हो गया. Now we are moving to the next topic, that is compensation. In the last class I have discussed what is the difference between wages, salaries and compensation. कौन बताएगा? What is the difference between wages,
सैलरीज एंड कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ को मिलती है। अच्छा, फिर कंपनसेशन क्या है? एडिशनल, basically salaries is the only monetary benefits you are getting. Compensation includes non monetary benefits also, जो आपको ये allowances मिल रहे हैं, perks मिल रहे हैं, fringe benefits मिल रहे हैं, rewards मिल रहे हैं, these everything include in the compensation. तो wages and salaries both are included in your compensation. तो हमने लास्ट क्लास में compensation के बारे में बहुत सी discussions कर ली थी, ठीक है, but there are 3 P's for compensation. First is pay for position, pay for person, and the last is pay for performance. Pay for position, pay for person and pay for performance. तो बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हमें पे करना है. फर्स्ट इज पे फॉर पोजीशन, मतलब वट एवर रोल यू आर प्रोवाइडिंग, राइट. अगर कोई अच्छे रोल पर है, द सैलरी और द कंपनसेशन इज अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन. लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट, everything, everyone has the position. So whatever position you should have, the pay, the compensation should be according to that. होता है ना. अब अगर आप एज अ फ्रेशर वर्क कर रहे हो तो योर कंपनसेशन विल बी डिफरेंट. आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस योर कंपनसेशन विल बी डिफरेंट. इट कैन नॉट बी सेम, राइट. अभी वट एवर यू आर गेटिंग, आफ्टर 5 years इफ यू आर गेटिंग द सेम पे, दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग कॉम्पिटिटिवली, right. So the first is compensation to, sorry, pay to person, sorry, pay to position, ठीक है. So बेटा तुम्हारी मर्जी है, जाना है नहीं जाना, मुझे क्या बता रहे हो, ये बताओ. अब देर आर सम प्रॉब्लम विद पोजिशन, पे टू पोजिशन. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके साथ? फर्स्ट कहता है इनकरेजमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेशन. व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक? व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक? ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेटिक. हैव यू हर्ड दिस टर्म? Involvement of the government, no. Bureaucratics. बताओ. देखो, हाँ, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? द हाई अथॉरिटी. ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े हैं? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, उसमें ब्यूरोक्रेटिक पढ़ा है? क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द बिग बुक, रिजिड पर्सन. तो अगर इफ आई स्टार्ट पेइंग मोर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, तो देयर कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू बुक वर्क करने लग जाओगे, आप सिर्फ पोजिशन के पीछे भागने लग जाओगे. ठीक है, यू विल स्टॉप फोकसिंग ऑन द वर्क, यू विल जस्ट फॉलो ऑन द ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, कुछ जैसे लीडर्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, मतलब वो आपकी भी नहीं सुनते, वो किसी और की भी नहीं सुनते. वट एवर रिटन इन द बुक दे विल फॉलो दैट. दैट इज द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड कहता है हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज. अब बेसिकली जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो ऊपर से नीचे होती चली जाती है. ठीक है, अगर पोजीशन के लिए पेमेंट स्टार्ट हो गई तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग में या उन सब चीज़ों में? मतलब इफ देर इज एन हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो पे फॉर पोजीशन क्या कोई प्रॉब्लम कर सकता है?
अगर कंपनसेशन मैं पोजीशन के अकॉर्डिंग दे रही हूँ तो क्या जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो सही होगी? कैसे नहीं होगी? देखो, अब अगर मैं सिर्फ पोजीशन के अकॉर्डिंग पे कर रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही कि सम पर्सन इज डूइंग अ गुड वर्क, तो मैं सिर्फ पोजीशन के अकॉर्डिंग पे कर रही हूँ, बट वन एफिशिएंट पर्सन इज बिलो अ नॉन एफिशिएंट पर्सन, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा, हायरार्की में डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक पर्सन जो है दूसरे पे डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पे फॉर पोजीशन कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ठीक है? कैन बी, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरेटिंग ऑन द पोजीशन। हम यहाँ पर टैलेंट नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर बाकी सब चीज़ें नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी इन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन। वही बात है कि अब जो नॉन परफॉर्मर है वो हायर पोजीशन पे है और जो अच्छा परफॉर्मर है वो नीचे है, तो अब जो वो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा नेक्स्ट पर्सन को हायर करने के लिए, तो वो हायर हायरार्की वाला बनाएगा, तो क्या वो एफिशिएंटली बना पाएगा? दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज पे फॉर पर्सन। पे फॉर पर्सन बेसिकली आप उस पर्सन के प्रोफेशन, उस पर्सन की क्वालिफिकेशन, उस सब के अकॉर्डिंग पे करो इंस्टेड ऑफ पोजीशन। पोजीशन इज इंक्लूडेड इन दिस, बट द पोजीशन विल गेट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लेवल, पर्सनल परफॉर्मेंसेस। क्लियर? तो वट एवर यू आर पेइंग, पे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। थक गए क्या? थके नहीं? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड द प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाइटल टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो हाउ वी आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स प्रोफेशनल लाइफ फर्स्ट एंड देन द परफॉर्मेंस। दोनों तरीके से आप पे कर सकते हो। हाउ, देखो प्रोफेशनल में कैसे, अगर किसी पर्सन के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी पे होता है। अगर कोई सीए पर्सन है, डॉक्टर है, तो उसका कंपनसेशन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना? अब कोई परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, जैसे सेल्स की बात की थी, तो सेल्स में कैसे पेमेंट्स होती हैं? अकॉर्डिंग टू योर सेल्स परफॉर्मेंस, ठीक है? दैट इज द डिफरेंस। इसमें कहता है द पर्सन बेस्ड मॉडल ऑपरेटेड on the principles that compensation will be linked with individuals' personal capabilities, skills and competency. What is competency used in the job? What is competency? Skills you are aware, ठीक है? What is competencies? ठीक है, स्किल्स जिसके अच्छे हैं, दैट इज कॉम्पिटेंट, हु आर एबल टू डू दैट वर्क, हु इज एबल टू डू दैट वर्क एफिशिएंटली, दैट पर्सन इज मोर कॉम्पिटेंट, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन वाला कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंसी वाला, दैट हाउ एबल यू आर टू डू अ वर्क, ठीक? ओके, सो कॉम्पिटेंसी इज इंक्लूडेड, पर्सनल कैपेबिलिटीज आर इंक्लूडेड, ठीक है? एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी मोटिवेटेड बाय हायर पेइंग, ठीक है? तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जितना अच्छा पे होगा उतना ही अच्छा उसका मोटिवेशन होगा। तो ये सब पे टू पर्सन में सब चीज़ें रिलेटेड टू द पर्सन है। वी आर नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग एल्स, वी आर इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स, ठीक है? इसमें और देखें क्या क्या है। इंडिविजुअल नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशंस रिवॉर्ड द पर्सन कैपेबिलिटी मोर देन देयर परफॉर्मेंस, कंपनसेशन इज, ठीक है? अब यहाँ पर रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल्स, योर कॉम्पिटेंसी। जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, आप परफॉर्म करोगे सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर या आपके ग्रुप के बेसिस पर, यू विल गेट योर कंपनसेशंस। अब कंपनसेशन ऑल्सो इंक्लूड योर रिवॉर्ड्स, योर सैलरीज, your bonuses, your incentives, everything. Clear? Next is last, एक मिनट, अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, पिटफुल्स हैं। क्या? पहला है कॉस्ट, कॉस्टलीनेस। हाउ?
किसी की क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छी थी, दैट पर्सन इज अ CA बट नॉट एन कॉम्पिटेंट वर्कर, बट यू पेड अकॉर्डिंग टू द qualifications, professional qualifications, so that will become your cost. क्योंकि जितना आपका कॉस्ट जा रहा है, you are that person is not able to work according to it, तो productivity is less, तो costly हो गया, that employee become a costly employee because that person is not working efficiently. Next है topping out. A problem may arise when employee reach a point when they have acquired all necessary skills are not longer eligible for further increase in the competition. अब ऐसा भी हो सकता है कि if you have hired some person, he is well trained in your field, ठीक है, he is well trained, but at certain level अब क्या होता है, एक certain level के बाद आपका promotion होना बंद हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, बट स्टिल आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सीख लिया, ठीक है, तो अब एक टाइम के बाद दैट पर्सन बिकम लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, राइट, क्योंकि वो पर्सन जो है ऑलरेडी सब लर्न कर चुका है एंड दैट पर्सन ही इज और शी इज गेटिंग बेस्ट पे, बट यू कैन नॉट इंक्रीज दैट पर्सनस पे क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, उस कंपनी में और कुछ नया ही नहीं है सीखने के लिए, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी. effectively administrated a person-based competition system may require a large bureaucracy, include the training program, skill descriptions and measurements. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो सकती है. कैसे हो सकती है, कहता है कि अगर एम्प्लॉय इज नॉट गुड, इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो उसके ट्रेनिंग पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट पे भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू बियर एन एडिशनल कॉस्ट इफ दैट एम्प्लॉय इज नॉट गुड. तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि आपने सोचा था कि मैं इसको 2 महीने की ट्रेनिंग देके फील्ड पर एज अ वर्कर काम पे लगा लूँगा, बट दैट पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल, दैट इज़ नॉट इवन कॉम्पिटेंट टू डू दैट वर्क, तो आपको इंस्टेड ऑफ 2 मंथ्स आपको उसके 6 मंथ्स या 1 ईयर की ट्रेनिंग के पैसे देने पड़ रहे हैं. ठीक, लास्ट लिखो, डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन द मार्केट रेट्स. अब the lack of availability of comparable organization can make it challenging to determine the market rate for compensation within a person based system. अब इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज उस पर्सन की जॉब न्यूली क्रिएटेड है इंडस्ट्री में, तो कॉम्पिटेटिव पे करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, लेट्स सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 पोस्ट थी, पहले एक असिस्टेंट मैनेजर की थी, एक जनरल मैनेजर की थी, आपने एक और पोस्ट क्रिएट कर दी बीच में डिप्टी मैनेजर की, बट यू आर नॉट एबल टू पे असिस्टेंट मैनेजर वाला अमाउंट, यू आर नॉट एबल टू पे द जनरल मैनेजमेंट वाला अमाउंट, तो द डिप्टी मैनेजर वाला अमाउंट विल बी पेड. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नॉट सिस्टम लाइक दिस, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कंपनसेशन. उन दोनों के बीच में यू हैव टू डिसाइड सम कंपनसेशन. ओके, सो पे फॉर परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू. Thank you.